प्यारे विद्यार्थियों, सेक्रेड हार्ट्स की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग आरोह पाठ्य पुस्तक के चंपा काले काले अक्षर नहीं चीन्हती अध्याय के साथ जुड़ेंगे, जिसके लेखक हैं त्रिलोचन जी। तो आइए सर्वप्रथम लेखक के जीवन परिचय के साथ साथ पाठ की रूपरेखा से रूबरू होते हैं। त्रिलोचन, मूल नाम वासुदेव सिंह, जन्म सन 1917, चिरानी पट्टी, जिला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ। प्रमुख रचनाएं धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, शब्द, उस जनपद का कवि हूँ, अर्घान, तुम्हें सौंपता हूँ, चैती, अमोला, मेरा घर, जीने की कला, देशकाल, रोजनामचा, काव्य और अर्थबोध, मुक्तिबोध की कविताएं, हिंदी के अनेक कोशों के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान। प्रमुख सम्मान साहित्य अकादमी, शलाका सम्मान, महात्मा गांधी पुरस्कार, उत्तर प्रदेश। हिंदी साहित्य में त्रिलोचन प्रगतिशील काव्य धारा के प्रमुख कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। रागात्मक संयम और लयात्मक अनुशासन के कवि होने के साथ साथ ये बहुभाषा विज्ञ शास्त्री भी हैं। इसीलिए इनके नाम के साथ शास्त्री भी जुड़ गया है, लेकिन यह शास्त्रीयता उनकी कविता के लिए बोझ नहीं बनती। त्रिलोचन जीवन में निहित मंद लय के कवि हैं। प्रबल आवेग और त्वरा की अपेक्षा इनके यहाँ काफ़ी कुछ स्थिर है। इनकी भाषा छायावादी रूमानियत से मुक्त है तथा उसका ठाठ ठेठ गांव की ज़मीन से जुड़ा हुआ है। त्रिलोचन हिंदी में सोनेट, अंग्रेजी छंद को स्थापित करने वाले कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। त्रिलोचन का कवि बोलचाल की भाषा को चुटीला और नाटकीय बनाकर कविताओं को नया आयाम देता है। कविता की प्रस्तुति का अंदाज कुछ ऐसा है कि वस्तु और रूप की प्रस्तुति का भेद नहीं रहता। उनका कवि इन दोनों के बीच फांक की गुंजाइश नहीं छोड़ता। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीन्हती नामक कविता धरती संग्रह में संकलित है। यह पलायन के लोक अनुभवों को मार्मिकता से अभिव्यक्त करती है। कविता में अक्षरों के लिए काले काले विशेषण का प्रयोग किया गया है, जो एक ओर शिक्षा व्यवस्था के अंतर्विरोधों को उजागर करता है तो दूसरी ओर उस दारुण यथार्थ से भी हमारा परिचय कराता है जहां आर्थिक मजबूरियों के चलते घर टूटते हैं। काव्य नायिका चंपा अनजाने ही उस शोषक व्यवस्था के प्रतिपक्ष में खड़ी हो जाती है, जहां भविष्य को लेकर उसके मन में अनजान खतरा है। वह कहती है, कलकत्ते पर वज्र गिरे। कलकत्ते पर वज्र गिरने की कामना जीवन के खुरदरे यथार्थ के प्रति चंपा के संघर्ष और जीवट को प्रकट करती है। आइए अब कविता को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीन्हती। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीन्हती। मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है। उसे बड़ा अचरज होता है, इन काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं। आइए सर्वप्रथम शब्दार्थ देखते हैं। अक्षर अर्थात अक्षर, चिन्हती अर्थात पहचानती, अचरज अर्थात हैरानी, चिन्हों अर्थात अक्षरों, निशानों। इन पंक्तियों में लेखक ने साक्षरता के महत्व से अनजान चंपा नामक ग्वालबाला का चित्रण किया है। वह लेखक को लिखते पढ़ते देखकर हैरान होती है। चंपा नामक ग्वालबाला अक्षरों का महत्व नहीं जानती। उसके लिए ये अक्षर
काले काले धब्बों के सिवाय कुछ नहीं है। जब लेखक कोई पुस्तक पढ़ने लगता है तो चंपा उनके पास आ जाती है। वे उनके पास खड़ी होकर सुनने लगती है कि लेखक पुस्तक पढ़कर क्या कर रहा है। उसे इस बात से बहुत हैरानी होती है कि काले काले अक्षरों में से इतने सारे स्वर कैसे निकलते हैं। वह अक्षरों का महत्व समझ नहीं पाती। इन पंक्तियों में यदि शिल्प सौंदर्य की बात करें तो कविता अत्यंत सरल तथा सादगीपूर्ण है। ग्रामीण अंचल के वातावरण को साकार करने के लिए ग्राम्य शब्दों का प्रयोग अनुकूल बन पड़ा है, जैसे अक्षर, चिन्हती, अचरज। चंपा का अक्षरों को देखकर आश्चर्यचकित होना एक सशक्त एवं सजीव प्रयोग है। काले काले तथा खड़ी खड़ी जैसे पुनरुक्तिपूर्ण शब्दों से अभिव्यक्ति रोचक बन पड़ी है। चंपा सुंदर की लड़की है। सुंदर ग्वाला है, गायें भैंसें रखता है। चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है। कभी कभी ऊधम करती है, कभी कभी वह कलम चुरा देती है। जैसे तैसे उसे ढूंढकर जब लाता हूँ, पाता हूँ, अब कागज़ गायब, परेशान फिर हो जाता हूँ। ग्वाला अर्थात गाय चराने वाला, चौपाया अर्थात पशु, गाय, भैंस आदि। चरवाही करना अर्थात चराने का काम करना। चंचल अर्थात शरारती, शोख। नटखट अर्थात शरारती, मनोविनोद करने वाली। ऊधम करना अर्थात हलचल भरी शरारतें करना। इस पद्यांश में कवि चंपा की चंचल शरारतों का वर्णन करता हुआ कहता है, यह चंपा सुंदर नामक ग्वाले की लड़की है। सुंदर पेशे से ग्वाला है। उसके पास गायें और भैंसें हैं। चंपा उन गायों भैंसों को चराने का काम करती है। वह स्वभाव से अच्छी है, चंचल है, शरारती है। कभी कभी वह बहुत अधिक शरारत करती है। कभी कभी तो वह लेखक की कलम चुराकर छिपा देती है। तब लेखक बहुत परेशान हो जाता है। वह जैसे तैसे उस कलम को ढूंढ कर लाता है, परंतु तब पता चलता है कि उसके कागज़ गायब हैं। चंपा उन कागज़ों को छिपा लेती है। इस प्रकार चंपा अपनी नटखट शरारतों से लेखक को बहुत परेशान किया करती है। शिल्प सौंदर्य की बात करें तो ग्रामीण परिवेश और ग्राम्य बाला के अनुरूप भाषा भी ग्राम्य शब्दों से भरपूर है। चौपाया, चरवाही जैसे शब्द ग्रामीण वातावरण को साकार कर देते हैं। अभिव्यक्ति एकदम सरल, सपाट और सीधी सादी है। चंपा की भोली शरारतों का वर्णन मनोरम बन पड़ा है। कभी कभी और जैसे तैसे शब्दों के प्रयोग से प्रवाह गुण आ गया है। चंपा कहती है, तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर, क्या यह काम बहुत अच्छा है? यह सुनकर मैं हंस देता हूँ। फिर चंपा चुप हो जाती है। उस दिन चंपा आई। मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाढ़े काम सरेगा। गांधी बाबा की इच्छा है, सब जन पढ़ना लिखना सीखें।
कागद अर्थात कागज़, गोदना अर्थात पीछे पड़े रहना, लिखते रहना। हारे गाढ़े काम सरेगा अर्थात कठिनाई में काम आएगा। इस पद्यांश में चंपा पढ़ाई लिखाई के प्रति अरुचि प्रकट करती है। चंपा लेखक को शिकायत भरे स्वर में कहती है, तुम दिन भर इन कागज़ों पर लिखा पढ़ी करते रहते हो। क्या लिखा पढ़ी करना बहुत अच्छा काम है? मैं तो ऐसा नहीं समझती। इस पर लेखक हंस देता है। वह चंपा की अबोधता पर हंसता है। चंपा भी चुप हो जाती है, मानो उसकी बात अपने निशाने पर ठीक से बैठ गई हो। एक दिन चंपा लेखक के पास आई। लेखक ने उसे कहा कि वह भी पढ़ना लिखना सीख ले। यह उसे कठिनाई के समय बहुत काम आएगा। उसने गांधी बाबा का हवाला देते हुए कहा कि गांधी बाबा को भी सबका पढ़ना लिखना बहुत पसंद था। गांधी जी चाहते थे कि सब लोग पढ़ना लिखना सीखें। चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसे बात कहेंगे? मैं तो नहीं पढ़ूंगी। चंपा सरल स्वाभाविकता से लेखक को उत्तर देती है, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। तुम तो कहते थे कि गांधी बाबा अच्छे मनुष्य हैं, फिर वे पढ़ने लिखने की बात क्यों करते हैं? अगर करते हैं तो वे अच्छे कैसे हैं? मैं तो पढ़ाई लिखाई को अच्छा नहीं मानती, इसलिए मैं नहीं पढ़ूंगी। इन पंक्तियों में यदि शिल्प सौंदर्य की बात करें तो भाषा ग्रामीण वातावरण को साकार करने वाली है। कागद, गोदना, गाढ़े काम सरना जैसे प्रयोग ग्रामीण परिवेश के अनुकूल हैं। संवादों के कारण कविता सजीव बन पड़ी है। कागद गोदना में चंपा की खीज मुखर हो उठी है। अभिव्यक्ति एकदम सरल, स्वाभाविक एवं सादगीपूर्ण है। गांधी बाबा के प्रभाव का अच्छा चित्रण हुआ है। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है। ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गौने जाओगी। कुछ दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा जब कलकत्ता। बड़ी दूर है वह कलकत्ता। कैसे उसे संदेशा दोगी? कैसे उसके पत्र पढ़ोगी? चंपा पढ़ लेना अच्छा है। गौने जाना अर्थात ससुराल जाना। बालम अर्थात पति। संदेशा अर्थात संदेश। चंपा पढ़ाई लिखाई नहीं करना चाहती। तब लेखक उसे प्रेम पूर्वक समझाता है। लेखक चंपा को कहता है, चंपा पढ़ लिख लेना अच्छी बात है। जब तुम्हारी शादी होगी, तुम ससुराल जाओगी, तब कुछ दिनों तक तो तुम्हारा पति तुम्हारे साथ रहेगा, फिर कमाने के लिए कलकत्ता चला जाएगा। तुम जानती हो कि कलकत्ता बहुत दूर है। तब तुम ही बताओ कि तुम अपने पति को संदेश कैसे भेजोगी? उसके भेजे हुए पत्र कैसे पढ़ोगी? इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम पढ़ लिख लो। पढ़ना लिखना अच्छी बात है। पंक्तियों में शिल्प सौंदर्य देखते हैं। अभिव्यक्ति एकदम सरल,
सीधी और सादगीपूर्ण है। लेखक का समझाने का ढंग कन्या के दिल को छूने वाला है। उसने प्रणय प्रसंग उठाकर चंपा को सोचने पर विवश किया है। ब्याह, गौना, बालम, संदेशा जैसे ग्रामीण शब्दों के प्रयोग से ग्रामीण वातावरण साकार हो उठा है। यह पूर्वी भारत के सुदूर ग्रामीण परिवेश का चित्रण है, जिसके युवक नौकरी के लिए कलकत्ता जैसे महानगरों में चले जाते हैं। तब पत्र व्यवहार ही उनका सहारा होता है। चंपा बोली, तुम कितने झूठे हो, देखा? हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो। मैं तो ब्याह कभी न करूँगी, और कहीं जो ब्याह हो गया तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूँगी। कलकत्ता मैं कभी न जाने दूँगी। कलकत्ते पर बजर गिरे। बजर गिरे अर्थात वज्र गिरे, भारी विपत्ति आए। चंपा पढ़ाई लिखाई के प्रति उदासीन है। लेखक उसे तरह तरह से समझाता है। वह शादी, गौने और पति के संदेश को पढ़ने का हवाला देकर उसे पढ़ने लिखने की प्रेरणा देता है। तब चंपा प्रतिक्रिया में कहती है, चंपा लेखक की बातों को झूठा बताते हुए कहती है, हाय राम, तुम कितने झूठे हो। पढ़ लिख कर भी तुम मेरे साथ छल कपट भरी बातें कर रहे हो। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊँगी। तुमने विवाह का नाम लिया है तो मैं विवाह करूँगी ही नहीं। यदि मेरा विवाह हो भी गया तो मैं अपने पति को अपने पास रखूँगी। उसे कलकत्ता नहीं जाने दूँगी। कलकत्ता पर वज्र गिरे, उसका सत्यानाश हो। आइए इन पंक्तियों में शिल्प सौंदर्य देखते हैं। चंपा का भोलापन, अल्हड़पन और हठी स्वभाव प्रकट हुआ है। विवाह के बारे में उसकी नानुकुर ऊपरी ऊपरी है। इसी प्रकार पढ़ाई लिखाई के प्रति नानुकुर भी ऊपरी ऊपरी होगी। वह पढ़ाई लिखाई को झूठ और चालाकी का पर्याय मानती है। लड़कियों का हाय राम कहना इस बात पर बल देने के लिए दूसरे को झूठा सिद्ध करना स्वाभाविक बातें हैं। भाषा ग्रामीण परिवेश के अनुकूल अत्यंत सरल, सीधी और सादगीपूर्ण है। कलकत्ता महानगरीय संस्कृति का प्रतीक है। वह नारी को वियोग दुख देने वाला तथा पतियों को माया जाल में फंसाने वाला है। चंपा के स्वाभाविक संवादों के कारण कविता में सजीवता आ गई है। धन्यवाद।